देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज डिजिट्स इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो बेसिकली ये हमारे पास 1 2 3 और 4 डिजिट है, ठीक है जी। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे हम जीरो को नहीं रख सकते, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है जी, समझ आइए बात को, क्योंकि लास्ट जीरो पे अगर भी हम नहीं शुरू रख में सकते। रखेंगे तो नंबर जो है वो 1000 से बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो सेकंड प्लेस पे अब हमने कोई एक डिजिट यानी 2 3 या 5 में से कोई एक डिजिट, लेट से 5 यूज कर लिया, लेकिन अब सेकंड प्लेस जो है वो 3 वेज में फिल हो सकती है, क्योंकि नो रिपीटेड का मतलब ये है कि एक डिजिट कम हो जाएगा। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। थर्ड प्लेस पे एक डिजिट और कम हो जाएगा और लास्ट प्लेस जो है वो 1 वेज में फिल होगी। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें काउंटिंग प्रिंसिपल से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। सर अगर इसमें अच्छा, यही स्मॉलर देन 1000 हो तो इसमें यही देख लें कि अगर वो स्मॉलर देन 1000 जो है ना, वो जीरो फर्स्ट प्लेस पे रख लें बस, यानी जीरो को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दें। यानी फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, सेकंड 3 वेज में, थर्ड 2 वेज में और लास्ट भी 1 वेज में। सिर्फ 6 ऐसे नंबर बनेंगे जो कि स्मॉलर देन 1000 होंगे, क्योंकि हमने जीरो को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया है। ठीक है। यस, थैंक यू सर। सर जीरो कर सकते हैं हम फर्स्ट प्लेस उसके अलावा किसी भी, जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं लेस देन 1000 बने, 1000 से छोटे बनाना चाह रहे हैं ना नंबर, तो 1000 से छोटे नंबर तभी बनेंगे जब जीरो फर्स्ट प्लेस पे आएगा। ठीक होगी जी बात। वो उनका क्वेश्चन और है, मैंने उसको आंसर किया है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं जी। आगे देखिए क्वेश्चन है, A round table conference is to be held between delegates of 21 countries. In how many ways can they be seated if 3 particular delegates sit together? तो ये है 21। ठीक है जी। अगर 3 इकट्ठे बैठेंगे तो उन 3 को आप एज अ वन ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट रह जाएंगे? 19 19 रह जाएंगे। 19 रह जाएंगे, गिनती ठीक करें जरा। ठीक है, और ये चूंकि सर्कल में बैठ रहे हैं तो इनमें से -1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल से। ये 3 फैक्टोरियल उनके लिए है जो तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि जितने ऑब्जेक्ट इकट्ठे आ जाएं तो उनके लिए फिर आपने क्या करना है। ठीक है, उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है। इज इट क्लियर? ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। आगे चलते हैं जी। 12 का मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है जी, कि अगर n कंप्यूट करना हो तो ये नीचे जो 2 नंबर लिखे हैं इनको ऐड कर दें, ऐड कर यही आपका आंसर होगा। ठीक है, if there are 14 diagonals in a polygon then its number of sides होती है जी n, और diagonal का फार्मूला होता है nc2 minus n, और गिवन है कि ये इक्वल टू 14 है। आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको खुद सॉल्व करें, आप इसे बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ज्यादा बेटर है कि बैक सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। 14 देखें जी, इन हाउ मेनी वेज अ हॉकी 11 ऑफ स्किप्स कॉलेज कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स इफ अ पर्टिकुलर प्लेयर नेवर इंक्लूडेड। तो आप लिखेंगे 15C11, लेकिन जो नेवर इंक्लूडेड है उसे सिर्फ आपने n में से माइनस करना है, तो आपका आंसर बनेगा 14C11। और अगर ऑलवेज इंक्लूडेड हो तो फिर n में से भी माइनस करेंगे R में और से भी। r में से भी माइनस करेंगे। ठीक है जी, ये चीजें आपको मैंने सारी बता रखी हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि 11C5 में अगर 11C7 ऐड करें, पहली बात तो हम देखेंगे कि हम इसे ऐड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है जी, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि NCR में आप NCR-1 ऐड करेंगे तो दोनों में, यानी इस R में और R-1 में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 1 का डिफरेंस हो तो ऊपर वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे वाले नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा। याद आया मैंने ये पॉइंट आपको बताया हुआ है। अब यस यहाँ सर। पे ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि ये 5 है और ये 7 है, इनके दरमियान डिफरेंस 1 का नहीं है। लेकिन अगली बात अब गौर से सुनिएगा,
11C5 को हम 11C6 भी तो लिख सकते हैं। पहले बताएं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कॉम्प्लीमेंट्री sir. कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहता है कि NCR इक्वल होता है NCN-R के, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये बात समझ आ गई है कि हम 11C5 को क्या लिख सकते हैं जी? 11C6 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर ये समझ आ गया तो समझिए हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया, ये 50%। कैसे सॉल्व हुआ देखिए इधर, मैं 11C5 की जगह अगर 11C6 लिख लूं और ये हो जाए 11C7, तो अब ये ऐड होके 12C7 बन जाएगा। क्यों जी, सही है बात कि नहीं? C5 को लिखूंगा। ठीक है जी। अब अगर देखें तो 11C7 को हम 11C4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 11C7 इक्वल होगा 11C4 के, यही फार्मूला कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। तो अगर इसको ऐसे लिख लें, यानी 11C7 की जगह मैं 11C4 लिख लूं, तो अब इसका आंसर जो है वो बन सकता है 12C5 भी। क्यों जी? तो ये दोनों तरह से ठीक है। अगर ये बात समझ नहीं आई तो इसका एक और की पॉइंट भी है जी, वो भी आपको बता देता हूँ। आप ऊपर से ही देख लें तो 12C5 को आप 7 को 12C5 भी लिख सकते हैं। क्यों जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी 12C7 कैन बी रिटन एज 12C5। तो आंसर 12C7 भी ठीक है, 12C5 भी ठीक है, और बोथ ए एंड बी इज द आंसर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मैंने इसीलिए कहा था कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलें आगे फिर। चलें, a man has 7 friends. In how many ways can he invite one or more of them to party? ठीक है जी। इनविटेशन का मतलब बेसिकली सिलेक्शन है, यानी उसने चूज करना है फ्रेंड्स को। सिलेक्शन, चूज एंड ड्रॉन, ये रिलेटेड होता है किससे? कॉम्बिनेशन से। तो देखिए हम लिखेंगे कि अगर 7 फ्रेंड हैं तो वो अगर एक फ्रेंड को इनवाइट करता है तो उसके पास नंबर ऑफ वेज है 7C1। लेकिन मोर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो 2 फ्रेंड्स को भी कर सकता है, वो 3 को भी कर सकता है, वो 4 को भी इनवाइट कर सकता है, 5 को भी कर सकता है, 6 को भी कर सकता है, और 7 के साथ को भी। तो इन सब को आपने ऐड करके बताना है जी आंसर क्या होता है। याद आया, मैंने इसका आपको एक शॉर्टकट की फार्मूला बता रखा है कि अगर 1 से शुरू हो तो 2 की पावर में से आपने n को माइनस करके टोटल वैल्यू में से 1 लेस कर देना है, और अगर 0 से शुरू हो यानी इस तरह से हो NC0 NC1 2 की पावर और 1 ये n हो जाए जाएगा। NCN तक, तो ये 2 की पावर n होता है। लेकिन अगर 1 से शुरू हो तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। चैप्टर 8 की अगर आपने रिवीजन की है, पढ़ा हो, तो वहां भी ये फार्मूले मौजूद हैं। इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। फिर मैंने आपको इवन और ऑड के सम भी बताया रखा है। ठीक है जी, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। याद आ गई जी बात की नहीं? यस सर। चलिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी आपके पास 2 पावर 7 माइनस 1 यानी 127। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको करवा चुका हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर फ्रॉम फर्स्ट 10 प्राइम्स? क्यों जी? 2 निकाल देंगे बस। पहले 10 प्राइम, हाँ, पहले 10 प्राइम नंबर में से कितने प्राइम नंबर ऑड होंगे? 9 होंगे। 9 होंगे। 2 के अलावा सारे ही होंगे, तो 9/10 आंसर आ गया आपका। ठीक है, अच्छा पहले 100 में से कितने ऑड होंगे? 99 होंगे ना। 99 2 होंगे, निकाल। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। बस ये की पॉइंट यही है इसका। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं जी। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है जी, 18 की बात कर रहे हैं। If one card is drawn and replaced before drawing the second card, the probability that both cards are killed. 4 प्राइम नंबर होता 4/13 into 4/13। है। यार 4 कैसे प्राइम नंबर होगा, बताएं मुझे।
सर फिर इसमें ये टोटल 10 में से अगर हमने ऑड प्राइम नंबर काउंट करने तो वो 4 भी निकल जाएगा, 9 भी निकल जाएगा, 8 भी सर, 17 प्राइम में नंबर, से। क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़ें क्या है। क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर फ्रॉम फर्स्ट 10 प्राइम्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर नहीं कहा उसने, उसने कहा पहले 10 प्राइम नंबर में से कितने ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो जितने मर्जी प्राइम नंबर गिन लें, उनमें सिर्फ पहला नंबर जो है वो 2 है और वो इवन होता है, बाकी सारे ऑड होते हैं। ठीक है, अगर आपने लिख के देखना है तो लिख के देख लें। ठीक है, लेकिन ये 1 2 3 से 10 तक नहीं जा रहे हम जा रहे हैं इस तरह से 2 3 5 7 11 13 17, ये वाले नंबर लेने हैं आपने, यानी प्राइम नंबर में से कितने ऑड। दिस इज द क्वेश्चन। यस सर। ठीक है जी? हाँ जी, बोथ कार्ड्स आर किंग। तो पहला कार्ड अगर किंग है तो उसके चांसेस होंगे 4/52, और दूसरा कार्ड अगर किंग है तो उसके भी 4/52 होंगे, क्योंकि कार्ड को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो यही आंसर है आपका, 1/169 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर 12 pieces of colored chalks in a package, 3 white, 3 yellow, 3 orange, 3 green. If 2 pieces are selected at random, find the probability that both will be yellow. तो येलो यहाँ पे 3 है, पहला पीस अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/12, लेकिन दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/11, क्योंकि यहाँ पे उसे वापस रखने की बात नहीं की गई। इज इट क्लियर? उसे वापस डालने की बात नहीं की गई, तो ये आंसर आ गया आपका। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/22 आ जाएगा। ठीक है जी, जैक और स्पेड का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, मैंने क्वीन और डायमंड करवाया था, याद है? 4 जो है वो जैक हैं, 13 स्पेड हैं, लेकिन इन्हें ऐड करें तो ये 16 कार्ड बनते हैं, क्योंकि दोनों में एक कॉमन कार्ड भी है। तो आंसर आ जाएगा आपका 16/52 में, बट डिटेल से ये सारा काम आपको करवा रखा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Out of 5 men and 2 women, a committee of 3 is to be formed. In how many ways can it be formed if at least one woman is to be selected? ठीक है जी, तो देखिए 2 वुमेन है, कम से कम एक वुमेन को जरूर सिलेक्ट करना है, तो वो आएगा आपके पास 2C1 सिलेक्शन। लेकिन हमने कमेटी पूरी करनी है 3 लोगों की, तो एक अगर वुमेन को सिलेक्ट करें तो हमें 5 मेन में से 2 मेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और वो होंगे 5C2 वेज में। प्लस अगर हम एक की बजाय 2 वुमेन सिलेक्ट करें, क्योंकि उसने कहा एट लीस्ट 1 वुमेन, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। ठीक है जी, कम से कम एक, तो कम से कम एक का मतलब ये है कि एक से कम नहीं होने चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो 2 वुमेन को अगर सिलेक्ट करें तो हमें 3 लोगों का ग्रुप पूरा करने के लिए 1 मैन जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो 5C1 वे में सिलेक्ट होगा। अब इसके ऐड आप खुद करेंगे जी, कैलकुलेशन करके इसको ऐड करें, यू विल गेट योर आंसर। ठीक होगी जी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, असलम एंड बिलाल अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। जी, 2 vacancies. The probability of Aslam's selection is 1/3 and that of Bilal's selection is 1/5. Find the probability that only one of them will be selected. याद आया ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको? यस कौन सा Yes, क्वेश्चन sir. करवाया था अभी बोलो? मिस्टर ए और बी वाला लाइव बिल्कुल मिस, ओनली वन ऑफ देम हाँ जी, वो अलाइव वाला था। ये है कि ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो देखें, इसका मतलब ये है कि या तो असलम सिलेक्ट होगा या बिलाल सिलेक्ट होगा। तो देखें, अगर असलम सिलेक्ट होता है तो उसके चांसेस कितने हैं जी असलम के सिलेक्ट होने के? 1/3। लेकिन अगर असलम सिलेक्ट होगा तो फिर बिलाल सिलेक्ट नहीं होगा, यानी साथ आएगा 4/5। वेरी गुड। और अगर बिलाल और
और का मतलब है प्लस लिखेंगे। वेरी गुड जी, आपने बात को याद रखा हुआ है। तो देखें ये हर जगह पे आपकी चीजें काम आएंगी जो ट्रिक आपको बता रखे। अगर बिलाल सिलेक्ट होता है तो उसके चांसेस है 1/5, लेकिन फिर असलम सिलेक्ट नहीं होगा और उसके चांसेस हैं 2/3। तो इन दोनों को आप ऐड कर लें तो यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर जी? यस सर। चलें जी, आगे चलते हैं। हाउ मेनी 3 letters codes can be formed from the letters of the word university if 2 I's are always selected? लेकिन आपने 3 लेटर का कोड बनाना है, तो फर्स्ट प्लेस 1 वे में, सेकंड प्लेस 1 वे में, थर्ड प्लेस कितने वेज में फिल हो सकती है? क्योंकि 1 1 इसलिए लिखा है कि 2 आई तो हमने जरूर लेने लेने, ठीक है। तो ये टोटल कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये प्लेस आपके पास 8 वेज में फिल होगी। क्यों जी, समझ आइए बात की कि नहीं? पहले तो इसको समझ लें फिर आगे चलते हैं। और ऐसा कितनी दफा हो सकता है? 3 दफा हो सकता है। तो टोटल 24 कोड बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये 8 जो बाकी लेटर है वो यहां भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। नहीं समझ आई बात की? देखिए ना, यूं हो सकता है कि आई आई और अगला कोई लेटर हो, ये भी हो सकता है कि आई और इधर कोई लेटर हो और इधर फिर आई आ जाए, और ये भी हो सकता है कि पहला लेटर दोनों आई से डिफरेंट हो। तो ये प्लेस 8 वेज में, ये भी 8 वेज में, ये भी 8 वेज में। आई और आई को हम गिनेंगे नहीं क्योंकि वो सिलेक्शन का हमारे पास नंबर ऑफ वेज है ही नहीं। तो ओवरऑल हमारे पास टोटल कितने कोड जनरेट होंगे? 24 कोड्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है जी, अगर समझ आ गई है तो आगे चलते हैं जी। सर ये ऊपर बड़े सवाल में आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलाल नहीं सिलेक्ट हो सकता वैसे निकालिए 1 - 1/5 जी तो जी, 4/5 नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नॉट जी अकर जी, ऐसे निकालिए बिल्कुल ना सर। बिल्कुल वही कह रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। थैंक यू सर। ठीक है, चलें जी आगे फिर। यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था जिसे जस्ट पढ़ लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करने का आपको सिंपल ट्रिक और शॉर्टकट बता देता हूँ। वो कह रहा है जी कि अगर आप इस सीरीज को सम अप करें 1 + 5 + 14 अप टू n टर्म्स, तो बताइए इनमें से कौन सा सम होगा। आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म का सम ले लें। कितना आ रहा है जी? फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करें 6 आ रहा है। अब आप हर ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करें, जहां आपका आंसर 6 आ जाए वही आंसर होगा। ठीक है जी, 1 को ना लीजिएगा क्योंकि 1 जो है वो हो सकता है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस को या ऐसे सम को जो है वो सेटिस्फाई कर दे। दैट्स व्हाई मैंने कहा है कि आप एक से ज्यादा यानी 2 ले लें, 3 ले लें तब भी सेटिस्फाई करेगा, 4 ले लें तब भी करेगा, लेकिन 2 के लिए कर लें तो दैट इज इनफ, वो आपको आंसर मिल जाएगा उसका। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट मेरा? मैंने जो कहना चाह रहा हूँ आई होप तो कि आप समझ गए। सर अगर इसमें ठीक है, स्केयर्स हो तब भी पहली दो जो का मर्जी हो, जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, ठीक है जी, वट एवर। आगे देखें 25, वो कह रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स 10 पावर n-2 ग्रेटर देन 81n इफ। अब इफ में देखें फर्स्ट ऑप्शन है n इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो हम इसमें पहले n को 4 पुट कर देते हैं, चेक करते हैं कि ट्रू है कि नहीं। देखिए ये बनेगा 10 पावर 4 - 2 10 स्क्वायर ग्रेटर देन 81 इंटू 2। तो क्या 100 जो है वो ग्रेटर होता है 162 से? नो, तो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन ए आपकी गलत हो गई। ठीक है, सिमिलरली देखें वो कह रहा है सी में n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, इसको आप चेक कर लें। 6 के में भी चेक करेंगे होल्ड करेगा, लेकिन आप सबको चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। हो सकता है 5 के लिए भी होल्ड करता हो, तो आप तरतीब से, क्योंकि उसने कहा ना फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो पहले आप अगर 1 गिवन है तो उसको चेक करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो जहां वो होल्ड कर जाएगा वहां आप कहेंगे जी होल्ड करता है। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए होल्ड कर जाएगा। चेक आप खुद कर लीजिएगा, जस्ट बैक सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 26 भी देख लें, वो कह रहा है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ मम्मा नहीं है, इसको फ्रिज में रखोगे।
माइक ऑफ क्या कर है? लो। माइक ऑफ कर लें बेटा, माइक ऑफ कर लें अपना, माइक ऑफ कीजिए जी। जी, क्वेश्चन ये है कि ये एक्सप्रेशन इनमें से किस पर डिविजिबल है? फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, तो हम n की जगह 1 पुट कर लेते हैं, देखिए क्या बनता है, 8 into 10 minus 2, ये बन गया हमारे पास 80 minus 2, वो है 78। 78 5 पर डिवाइड नहीं होता, 9 पर भी नहीं होता, 12 पर भी नहीं होता, सिर्फ 6 पर होता है, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सारे क्वेश्चन बैक सॉल्व कर दिए आपको, ये इजीली क्विकली चेक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगी 27 पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो NC0 है, फिर NC1 है, फिर NC2 है, अप टू, बेटा माइक ऑफ करें प्लीज, अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हाँ मम्मा मुझे बात है उनके हाथ भिजवा दो। हाँ ना, अपना माइक ऑफ कर। यार आप क्लास में बैठे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लेते हैं जी। प्लीज देखिए क्वेश्चन जी। हाँ जी, NCN तक अगर हो तो ये 2 पावर n होता है, इसे कहते हैं कि ये है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है जी, जरा गौर कीजिएगा मैंने लिखा क्या है, ये लिखा है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, यहां उसने पूछा है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है जी, अगर बाइनोमियल ना हो तो क्या होगा? ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना ये है कि आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो x का कोएफिशिएंट है इन दोनों का सम ले लेना है, सिंपल, यानी जस्ट a प्लस बी आपने फाइंड करना है, वो है 1 माइनस 2, तो आपके पास आंसर आएगा -1। ये है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। अगर वो कहता सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो आपका आंसर a होना था, 2 पावर 5। नहीं समझ आई बात की? इज इट क्लियर जी? नो, ये Yes, पॉइंट sir. क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? चलिए आगे चलते हैं। 28, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ √x प्लस √y प्लस √x माइनस √y कितनी होगी? ठीक है जी, अब यहाँ आंसर 6 लिखा हुआ है, पता नहीं ठीक है कि गलत है, आप क्या कहते हैं? देखिए फर्स्ट को अगर एक्सपेंड करें तो इसकी पावर 10 है, इसमें 11 टर्म्स आएंगी। सेकंड को एक्सपेंड करें तो इसकी पावर भी 10 है और इसमें भी 11 टर्म्स आएंगी, तो टोटल टर्म्स बननी चाहिए 22, लेकिन 22 आंसर गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट में भी √x है, सेकंड में भी √x है, ऐसे ही है जी, और इसमें है प्लस √y, इसमें है माइनस √y, तो जहां जहां इस √y की पावर ऑड आएगी वो फर्स्ट √y से कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम 11 तक जाएं यानी पावर 10 तक जाएं तो 5 दफा पावर ऑड आएगी, यानी 1 आएगा, 5, 7, 9 और कौन सा आएगा जी? 3 मिस कर दिए। हाँ 3 मैंने मिस कर दिए, देखो 3 भी आएगा इसमें। ठीक है, तो टोटल 5 पावर जो है वो ऑड आएंगी, तो 5 टर्म्स इसकी और 5 टर्म्स इसकी, यानी ओवरऑल 10 टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और बाकी टर्म्स बच जाएंगी 12। ठीक है जी, 12 की ऑप्शन ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखें क्यों, देखें इधर है √x, इधर भी √x है, तो इसने तो ऐड होके बन जाना है 2√x। तो जहां जहां x वाली टर्म मौजूद है यानी पावर इवन आएगी, वो सारी टर्म्स ने ऐड हो जाना है, तो ये टोटल 12 टर्म्स ऐड होंगी जब, तो ये आधी रह जाएंगी, यानी 6 आंसर आएगा आपका। ठीक है जी, अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि a प्लस बी स्क्र में a माइनस बी स्क्र ऐड कर दें तो कितनी टर्म्स आएंगी? आप कहेंगे 3 यहाँ आनी है, 3 यहाँ आनी है, तो 6 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? आप इसको एक्सपेंड करके देख लें, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखें ये आएगा a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, जबकि यहाँ आएगा a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, तो ये टर्म्स तो आपस में कैंसिल हो गई।
ये कैंसिल हो जाएंगे और ए स्केयर में ए स्केयर ऐड होके 2a स्केयर रह जाएगा, बी स्केयर में बी स्केयर ऐड होके 2b स्केयर रह जाएगा। तो इसके आंसर में तो सिर्फ 2 टर्म्स आएंगे आपके पास। तो सेम सिचुएशन, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना है, आपने इसको देखना है कि टोटल टर्म्स कितनी बनती हैं। ठीक है जी, वो फार्मूला अपनी जगह वैलिड है कि n+1 नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये एक बाइनोमियल नहीं है, यहाँ पे 2 बाइनोमियल ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलें जी। फिर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में वो कह रहा है जी कि आपने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करनी है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूँ जी, क्या ख्याल है, क्या करेंगे जी? सबसे पहले कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी? सर लिखेंगे 12 एक्स की पावर 0 वाली। वो पहले फाइंड भी तो करनी है ना, मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया हुआ है। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है जी, ये वाला बाइनोमियल, तो आप इसे यूं लिख लें, x/2 + 2/x² पावर 12। कोई मसला तो नहीं है ऐसे लिखने में, क्यों जी? नो सर। ठीक है, अब क्या करें? देखिए मैंने शॉर्टकट बताया था कि इंडेक्स को x की फर्स्ट पावर से मल्टीप्लाई करें, वो आ गया 12, माइनस करें फर्स्ट पावर और सेकंड पावर को सम अप करके यानी 3r पुट कर दें इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालने, वो आती है 4, तो टर्म होगी t5, फार्मूला लगा लें t4 + 1 का, और वो बनेगा आपके पास 12c4 और आ जाएगा जी x/2 पावर 8 और यहाँ आ जाएगा 2/x² पावर 4। तो दिस इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे ताकि आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये है जी द 6th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन क्या होगा? ठीक है जी, इसका भी शॉर्टकट आपको बता चुका हूं मैं। क्यों जी, क्या करेंगे? फार्मूला तो हम t6 ही रखेंगे। ठीक है, कन्वर्ट हम लिखेंगे t6 और ये इक्वल होगा 5 + 1 के। यहाँ हम लिखेंगे 11c5, लेकिन अब फर्स्ट टर्म की जगह हमें सेकंड टर्म लिखनी है, वो ये वाली -1/3x और इसकी पावर 6 लिखेंगे, और सेकंड की जगह फर्स्ट टर्म लिख लेंगे। तो ये है 3/2x और इसकी पावर r यानी 5 होगी। तो ये हो जाएगी 6th टर्म फ्रॉम द एंड। क्यों जी, समझ आ गई बात कि नहीं? ठीक है जी, आगे चलें फिर। यस सर चलो, क्वेश्चन है जी सम ऑफ ऑड प्लेस्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इज 32, व्हाट इज एन? अच्छा जी, ऑड प्लेस्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? याद है मैंने आपको बताया है, और उनका सम क्या होता है बताइए जी। 2 जो की पावर ऑड n प्लेस्ड में से बाइनोमियल -1 कोएफिशिएंट हो, हाँ n-1, पावर लेकिन में। वो 2 पावर n-1 तब होता है जब यहाँ पावर में n हो, जब पावर में n हो। यहाँ पावर में तो n नहीं है, पावर में क्या लिखा हुआ है? n-1। हाँ जी, तो अब n-1 में से एक और माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे n-2 n-2 आएगा, और ये गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 32। बस ये ट्रिक है इस क्वेश्चन में, अगर n होता तो हम 2 पावर n-1 लिखते, लेकिन यहाँ पावर ऑलरेडी n-1 है। ठीक है, तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन आप। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? तो ये हो जाएगा 2 पावर n-2 और 32 होता है 2 पावर 5। बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं, इनकी वैल्यू 7 आ जाए। इज इट क्लियर जी? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। वो कह रहा है इफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ x पावर 7 एंड x पावर 2 आर इक्वल। पहले तो ये बताएं कि ये आपके सामने एक बाइनोमियल है, इसमें कौन सी टर्म में x की पावर 7 आएगी? ठीक है, 8th। ये x है ना, सीधे 8th टर्म में आएगी, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड। इसका मतलब है कि t8 आपने इक्वल करना है t
स्क्वायर कौन सी टर्म में आएगा जी? थर्ड में, ठीक है जी। तो T8 का फार्मूला होगा T7+1, इसका फार्मूला होगा T2+1, ठीक है जी। इसके फार्मूले में आप लिखेंगे KC7 और इसके फार्मूले में लिखेंगे KC2। अच्छा, बाकी टर्म्स मैं नहीं लिख रहा, उसकी वजह यह है कि उसने कहा है कि सिर्फ इनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, टर्म्स इक्वल नहीं है, उसने कहा सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो इसलिए मैंने सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया है। और ये आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं कि अगर KC2 इक्वल है KC7 के तो K क्या होना चाहिए? क्यों जी, क्या होना चाहिए K? 9 होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये इतना सा क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन यहाँ पे वही रूल एक डिफरेंट एंगल से अप्लाई हो गया। इज इट क्लियर जी? चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा जी वो टर्म बताएं जिसमें P की पावर -2 आती है। तो देखिए इंडेक्स है 13, इसको फर्स्ट में P की पावर से मल्टीप्लाई करें तो 13 आ जाएगा, माइनस करेंगे P की दोनों पावर्स को ऐड करें 3R एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू -2। तो क्या हो जाएगा जी? 13 + 2 15 इज इक्वल टू 3R, यानी 3R आपके पास 15 आ जाएगा। R की वैल्यू आ गई 5, तो असल में आपने T6 फाइंड करना है, इसको लिखेंगे T5 + 1, यहाँ आ जाएगा जी 13C5, P की पावर हो जाएगी 13 - 5 विच इज 8, और यहाँ आएगा -2/P² और इसकी पावर 5, ठीक है। जिसको सिंप्लीफाई कर लें तो वो टर्म मिल जाएगी जिसमें P की पावर -2 आती है। क्यों जी, नजर आ रहा है ना कि P की पावर -2 बनेगी? यस सर। ठीक है जी, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। व्हाट इज द मिडिल टर्म? n चूंकि आपके पास है इवन, तो 12 + 2/2 दैट इज द 7th टर्म इज द मिडिल टर्म, वो आप फाइंड कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका डेल्टा है, ठीक है जी। हो जाएगा जी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 35, ये एक क्वेश्चन है जी, नई चीज है जो हमने डिस्कस नहीं की लेक्चर के अंदर, और कभी वैसे मैं बता दिया करता हूँ, कभी मैं नहीं बताता कि स्टूडेंट खुद से इसको रीड करें, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस दूंगा आपकी बुक के पेज नंबर 275 का, ठीक है, और फिर उस रेफरेंस को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। पेज 275 के ऊपर उसने कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंशंस और उनकी जनरल टर्म्स लिखी है, उनमें से ये थर्ड एक्सपेंशन है, ठीक है जी। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पूरा इसको लिखूंगा कि अगर आप 1 + x पावर -3 को एक्सपेंड करें, ठीक है जी, तो ये आता है 1 - 3x + 6x² - 10x³ एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे उसने इसकी जनरल टर्म लिख दी है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन है, तो ये बनती है -1 पावर r into r + 1 into r + 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 अप टू सो, ठीक है जी। और सॉरी साथ इसके x की पावर r भी है। तो ये आपको जनरल टर्म जो है 6 पर्टिकुलर एक्सपेंशंस के अंदर याद करना पड़ेंगे। याद क्या, प्रैक्टिस कर लें, पहली 3 की और आखिरी 3 की सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है, ठीक है जी। प्लस आए तो साथ माइनस आता है, माइनस आए तो वो प्लस हो जाता है, ये इस तरह याद कीजिएगा। उसने क्या कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 क्या होगा, तो सिंपल है, यहाँ से आप इस r की जगह 10 पुट कर दें, तो -1 की पावर 10 क्या हो जाएगा? +1, ठीक है जी। 10 + 1 क्या हो जाएगा? 11, फिर 10 + 2 क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 x पावर 10, तो ये बनता है 66 x पावर 10, लेकिन उसने सिर्फ कोएफिशिएंट पूछा है, तो दैट इज 66। क्यों जी, बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? यस सर। ठीक है, तो पेज 275 6 पर्टिकुलर एक्सपेंशंस, उसने लिखा हुआ सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। 36 द एक्सपेंशन इज वैलिड इफ, इसका मैंने आपको
की पॉइंट बता रखा है कि सेकंड टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू को फर्स्ट टर्म से लेस आपने पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज योर आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस, ठीक है। मैं फिर भी इसको सॉल्व कर देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर आना चाहिए। आप लिखेंगे 5x ओवर 2 डिटर्मिनेंट या मॉडुलस मस्ट बी लेस देन 8। अब 2 यहां से खत्म करें तो ये हो जाएगा 5x मॉड लेस देन 16। 5 खत्म करें तो x मॉड लेस देन 16 ओवर 5। ये आंसर ठीक है यहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं तो ये जो राइट पे वैल्यू लिखी है इसका नेगेटिव लेफ्ट पे लिखें, पॉजिटिव वैल्यू राइट पे लिखें, दरमियान में x लिखें, तो ये आंसर भी ठीक है। तो ये सी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको Yes, क्लियर हो sir. गया होगा। आगे चलते हैं 37। If x is so small that its square and higher powers can be neglected, तो ये किसकी इक्वल होगा? पहले स्टेप में आप इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इसे एक्सपेंड करें तो 1 माइनस 2 एक्स आएगा। अगली टर्म हमने लिखनी नहीं क्योंकि उसमें एक्स का स्केयर आ जाना है, और एक्स स्केयर उसने कहा जी, और हायर पावर्स को आप क्या करें, निगलेक्ट कर दें, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करें फिर, सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1, फिर आ गया माइनस 2x, फिर आ गया माइनस x। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो फिर x स्क्वायर आ जाएगा, और वो फिर हमने नहीं लिखना, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस 3x, ठीक है जी। तो दिस इज योर आंसर इफ x स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर निगलेक्टेड, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 38 मैंने कल आपको करवा दिया है, आपको याद होगा, इसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39, वो कह रहा है इफ द rth टर्म इन द एक्सपेंशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि वो x की पावर उसमें 0 है, तो व्हाट इज r? तो देखिए जी, r आपने फाइंड करना है, 10 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 30, माइनस x की पावर्स को ऐड करें तो 5r इक्वल टू कर दें 0, तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। 40 आप खुद लिख सकते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन उसने मांगी हैं, तो वो आप लिख लें, इजी है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी पावर जो है वो आपके पास नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में आ जाए तो आप बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, और बायनोमियल एक्सपेंशन में वो या तो नंबर ऑफ टर्म बताएगा या फिर इसी तरह बता देता है कि स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड। इस तरह का कोई की पॉइंट आपको मेंशन कर देगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। क्लियर है जी, ये हमारा टेस्ट फिनिश हो गया। कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जी